दोस्ती एक प्यारा रिश्ता कहलाता है। कहते हैं वो लोग बदनसीब होते हैं जिनका कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन मेरा तजर्बा मुख्तलिफ है। मैं कहूँगी कि दोस्ती से बढ़कर कोई अजाब नहीं। एक दोस्त बनाई थी जिसने मुझे नागन बनकर डस लिया। आज भी उस नागन का जहर मेरी रूह में दर्द के अलाव दहकाता रहता है। वो मेरी स्कूल में दोस्त बनी। उसका नाम फायजा था। बड़ी चरब जुबान और हरदम झूठी मोहब्बत जतलाने वाली थी। उसको खत लिखने का शौक था। वो रोज मेरे नाम एक खत लिख कर देती, कहती घर जाकर पढ़ लेना। उन खतूत में मेरी तारीफें और अशार दर्ज होते थे और मैं उन्हें उसकी मोहब्बत के इजहार का जरिया समझकर खुश होती थी। उन दिनों हम नवीं में पढ़ते थे। फायजा का घर हमारे ही मोहल्ले में था। इकट्ठे स्कूल आते जाते, गर्ज हमारी दोस्ती क्लासरूम तक महदूद न थी। एक दूसरे के घरों में भी आना जाना था। मेरे वालिदैन वफात पा चुके थे। बाजी हमारे पास रहती थी। मेरी खातिर वो और उनके शौहर हमारे घर पर रहाइश पजीर थे। मेरा एक बड़ा भाई था, वो मुलाजमत करते थे। भाईजान की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन बाजी ने उनको समझाया कि कौसर को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की खातिर मैंने अपना घर छोड़कर यहाँ सकूनत इख्तियार की है। तुम्हारी और कौसर की शादी हो जाए तो मैं ससुराल जाकर रहूं। सास बूढ़ी हैं, वो चाहती हैं कि हम उनके पास रहें। गर्ज कह सुनकर बाजी ने भाईजान को रजामंद कर लिया। जब मैंने नवीं का इम्तिहान दिया तो उन्होंने मेरी मंगनी अपने देवर से कर दी। बाजी का इरादा था कि मैट्रिक के बाद वो मेरी शादी कर देंगी और हम दोनों बहनें आइंदा साथ रहेंगी। मेरे मंगेतर अपने वालिदैन के साथ साहिवाल में रहते थे, जबकि बाजी और बहनोई हमारे पास लाहौर में रहाइश पजीर थे। चूंकि सलीम भाई की मुलाजमत लाहौर में थी, तभी बाजी का हमारे पास रहना मुमकिन हुआ था। बाजी मुझे फायजा के घर जाने से रोकती थीं, कहती थीं उसके भाई जवान हैं, आए दिन वहां जाना दुरुस्त नहीं। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, सास को पता चला तो वो इतराज करेंगी। फायजा तकरीबन रोज हमारे घर आ जाती। बाजी उसे आने से मना नहीं करती थी, लेकिन जब वो मुझको ले जाने पर इसरार करती तब जरूर रोकती। फायजा से भी कहती तुम आकर मिल लिया करो। इसे मेरे शौहर कहीं जाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि कौसर की मंगनी उनके छोटे भाई से हो गई है। ये अब उनके घर की बहू बनने जा रही है। ये बात फायजा को बुरी लगती, लेकिन खामोश रहती। अलबत्ता मुझे जरूर भड़काती कि आज तुम अपने बाप के घर हो तो तुम्हारा बहनोई रोक टोक करता है, कल जब उनके घर की बहू बन जाओगी तो ना जाने ये लोग कितनी पाबंदियां लगाएंगे। मैं अपने मंगेतर को दिल से पसंद करती थी, इसलिए फायजा की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। बेशक मुझे उसकी दोस्ती अजीज थी, लेकिन अपने मंगेतर से ज्यादा नहीं। ताहम उसे खुश करने के लिए मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देती। एक रोज फायजा ने मजाक मजाक में मुझसे कहा कि कौसर, तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि जी चाहता है कि तुम मेरे भाई से शादी कर लो, ताकि मेरी भाभी बन जाओ और हमेशा मेरे साथ रहो। जब भाभी बन जाओगी फिर कोई तुम्हें जुदा ना कर सकेगा। फायजा प्लीज ऐसा मजाक मत करो जो हमारी दोस्ती पर शोला बनकर गिरे। जानती हो कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर ऐसी बात क्या मानी। मुझे संजीदा देखकर वो ठंडी आह भरकर रह जाती। कुछ दिन गुजरे, फायजा ने एक बार फिर वही बात दोहराई। बोली काश तुम किसी के दिल में झांक सकती, काश तुम्हें इल्म हो जाए कोई तुम पर कितना मरता है। कैसी फजूल बातें करने लगी हो फायजा, समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या हो गया है। मुझे नहीं, मेरे भाईजान को कुछ हुआ है। वो तुम्हारे लिए ठंडी आहें भरते हैं, उन्हें तुमसे इश्क हो गया है। हो गया है तो हो, मैं क्या करूं। तुम जानती हो कि मेरी मंगनी हो चुकी है। जानती हूं, लेकिन वो मेरा सगा भाई है, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। और मंगनी ही तो हुई है, टूट भी सकती है। कान खोलकर सुन लो, ये मंगनी मेरी पसंद और रजा से हुई है। आइंदा ऐसी बात मत करना, वरना दोस्ती खत्म कर दूंगी। ये सुनकर वो रूठ कर चली गई। जानती थी वो बुरी नहीं है, मुझसे बहुत प्यार करती है। दिल बेचैन रहने लगा। मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। मैट्रिक के इम्तिहान करीब थे, इम्तिहान की तैयारी भी ना हो पा रही थी। हमेशा साथ बैठकर इम्तिहान की तैयारी करते थे। अब मुझे उसे हर हाल में मनाना था। मैंने एक रुक्का लेकर उसके घर भिजवा दिया कि फायजा नाराजी छोड़ो और आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हूं। जवाब में मेरा भाई रुक्का ले आया जो उसे फायजा ने दिया था। मैं समझी कि फायजा ने मेरे खत का जवाब दिया है। बेकरारी से खोलकर पढ़ा, तहरीर फायजा की ना थी। खत पढ़कर हैरान हो गई। ये तहरीर उसके भाई की थी।
और मुझसे शादी की दरख्वास्त की थी। सख्त गुस्सा आया। मैंने किचन में जाकर खत जलते चूल्हे पर रख दिया। शाम को वो खुद आ गई। मेरा मूड खराब देखा, गले में बाहें डाल दी, माफी मांगने लगी। कौसर, मुझसे नाराज मत होना। वो खत मेरे भाई ने भेज दिया, मुझे नहीं बताया, वरना मैं ये तहरीर तुम तक आने ना देती। यकीन जानो मेरा कोई कसूर नहीं। भाईजान का दिमाग खराब हो गया है। वो बड़े हैं, उनसे कैसे मुकाबला करूं? मना किया है, अगर आइंदा उन्होंने ऐसा कुछ किया तो अम्मी से उनकी शिकायत कर दूंगी। खुदारा माफ कर दो। फायजा की मिन्नत समाजत से मेरा दिल पसीज गया। मैंने उसे माफ कर दिया और मैं उसके घर चली गई। बातों बातों में उसकी अम्मी ने पूछा, क्या वाकई मंगनी तुम्हारी मर्जी से हुई है? आंटी से हिजाब आता था, लिहाजा खामोश रही। वो गोया हुई। तुम्हारी वालदा वफात पा चुकी हैं। आज वो होती तो मैं उनसे तुम्हारे लिए रिश्ते की बात जरूर करती। मुझे आंटी का इस तरह कहना बुरा लगा, जबकि वो मेरी मंगनी के बारे में अच्छी तरह जानती थी। कैसे ढीठ लोग हैं। एक बार मना कर दिया, बार बार फिर वही बात दोहरा रहे हैं। मैं आंटी का लिहाज करती थी, जी तो चाहा खरी खरी सुना दूं, लेकिन फिर उनकी बुजुर्गी को मलहूज़े खातिर रखते हुए खामोश हो गई। मेरी खामोशी से जाने उन्होंने क्या मतलब अखज़ किया। एक रोज बाद हमारे घर आकर बाजी से फिर वही मामला छेड़ दिया। बाजी ने कहा, आंटी जी, मेरे देवर से कौसर की मंगनी हो चुकी है और ये मेरे ससुराल का मामला है। मंगनी नहीं टूट सकती। आप कौसर का ख्याल दिल से निकाल दें। जानती हूं बेटी, मना भी किया है राशिद को, मगर उसकी समझ में हमारी कोई बात नहीं आती। उसी ने इसरार करके तुम्हारे पास भेजा है कि एक बार और बात करके देखूं। क्या करूं? मैं ममता से मजबूर हूं। तुम इस बात का हरगिज बुरा मत मानना। ये लोग हमारे बरसों के पड़ोसी थे। बाजी ने दरगुजर करते हुए कहा, कोई बात नहीं खाला जी, मैंने बुरा नहीं माना। हमारी मजबूरी है, रिश्ता तय हो चुका है, वरना आपसे ज्यादा कौन हमारे लिए अच्छा था। बस ये किस्मत के मामलात हैं, मान ले। बाजी ने चाय वगैरह से तवाज़ो करके आंटी को इज्जत और एहतराम से रुखसत किया, लेकिन कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। हमारा ख्याल था कि बात उनकी समझ में आ गई होगी, मगर कहाँ। उनकी डटाई तो जैसे जरबुल मिसल बनती जा रही थी। एक रोज भाईजान अपने ऑफिस में थे कि फायजा का भाई वहां पहुंच गया और बोला, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। भाई ने एहतराम से बैठाया और चाय वगैरह पेश की। दो चार इधर उधर की बातें करने के बाद फायजा का भाई अपने मतलब पर आ गया। कहने लगा, आपके वालिदैन हयात नहीं, वरना उन्हीं से बात होती। खैर, आप भी बड़े भाई हैं, मुनासिब समझा आपसे बात कर लूं। मैं कौसर को बचपन से पसंद करता हूं और आपकी बहन से शादी का ख्वाहा हूं। मेरी बहन की मंगनी हो चुकी है, लिहाजा माजरत खा हूं। उन्होंने दृष्टि और रखाई से कहा, दोबारा यहां आने की जहमत ना करना। भाई ने घर आकर बाजी को अहवाल बताया तो बाजी ने कहा कि अजब लोग हैं, कई बार उनको समझाया है मगर ये बाज नहीं आ रहे। अब इनका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगे। कौसर मैट्रिक का इम्तिहान दे ले, इससे फौरन इसके घर का करते हैं। यही तरीका है उन लोगों से जान छुड़ाने का। मैं मैट्रिक का आखिरी पर्चा देकर आई तो पता चला कि फायजा की अम्मी और भाई हमारे घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं और भाईजान की आमद का इंतजार कर रहे हैं। बहनोई ने बहुत टालने की कोशिश की पर वो ना टले, यहां तक के भाईजान आ गए। उन्होंने इस बार माँ बेटे की अच्छी तरह बेइज्जती की और घर से निकल जाने का कहा। अरशद को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, शादी तो मैं कौसर से करके रहूंगा, देखता हूं कैसे करते हैं आप किसी और से इसकी शादी। इस पर मेरे भाई को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने तैश में आकर उसे ना सिर्फ थप्पड़ रसीद किया बल्कि धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो जाते हुए बोला, बदला ना लिया तो अरशद नाम नहीं। मैट्रिक के पर्चे दे चुकी थी। बाजी और भाई ने फौरन मेरी शादी की तारीख रख दी। मेरा ब्याह करने सभी साहिवाल आ गए। साहिवाल में ही मेरी शादी हुई, मुझे रुखसत किया और खुद वो वापस घर लौट गए। जब फायजा के घर वालों को पता चला कि कौसर की शादी हो गई है तो वो लोग सख्ते में आ गए। हम समझ रहे थे कि अब उनसे पीछा छूट जाएगा, मगर वो तो अजब जनूनी लोग थे। अरशद ने मेरे शौहर के नाम खत लिखने शुरू कर दिए कि तुमने कौसर से शादी करके अच्छा नहीं किया, मेरी महबूबा को तलाक दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, चैन से जिंदगी बसर ना करने दूंगा। पहले तो इस बात को संजीदगी से ना लिया और इन खतूत को किसी बदख्वाह की हरकत समझा, मगर यह सिलसिला बंद ना हुआ तो एक रोज उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे मोहल्ले का कोई आदमी मुझे ये खतूत लिखता है, जरा देखो। मैंने खत पढ़े तो परेशान हो गई।
उनको यकीन दिलाया कि खुदा गवाह है, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बेगुनाह हूं। फिर सारी हकीकत उनके गोश गुजार कर दी। उन्होंने मुझसे कुछ ना कहा। तमाम खतूत जो खराफात से भरे थे लेकर मेरे भाई के पास चले गए और उनको थमाकर बोले, इनको पढ़िए और जो मुनासिब लगे इस मसले का हल निकालिए। भाई ने खत पढ़े तो उनका चेहरा मुतगय्यर हो गया। वो गुस्से में आपे से बाहर हो गए और घर से बाहर निकल गए। कोई न समझ पाया कि क्यों गए हैं और कहाँ गए हैं। मेरे शौहर ने कयास किया गालबन वो अरशद से बाज पुरस करने गए हैं, तो वो भी उनके पीछे बाहर चले गए। सामने मैदान था जहां अरशद वर्जिश किया करता था। उस वक्त भी वो वर्जिश कर रहा था कि भाई उसके सर पर पहुंच गए और उसे ललकारा, बेगैरत, ये सब क्या है? क्या तू पागल है जो ऐसी हरकतों पर उतर आया है? मैं पागल नहीं बल्कि तेरी बहन का आशिक हूं, और बेगैरत मैं नहीं तू है जो मेरी महबूबा किसी और को सौंप दी है। मैं उसे हासिल करके रहूंगा। इतना सुनना भाई के लिए कयामत से कम ना था। वो अरशद की तरफ बढ़े इससे पहले कि मेरे शौहर नजदीक पहुंचकर उनके दरमियान आ जाते। अरशद ने जेब से छुरा निकाल लिया और वो मेरे भाई के पहलू में घोंपने ही वाला था कि मेरे सरताज ने लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसी असना में मेरे भाई को उसके हाथ से छुरा छीनने का मौका मिल गया। छीना झपटी में छुरे की नोक अरशद के पहलू में जा लगी। खून का फवारा उसके बदन से फूट पड़ा। जमीन सुर्ख हो गई। जो नौजवान मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे वो दौड़े आए और फिर लोगों का हजूम जमा हो गया। उन्होंने भाई को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। इस नागहानी आफत के लिए कोई तैयार न था। फिर वो हो गया जो हमने कभी तस्वुर भी ना किया था। भाई के हाथ में खून आलूद छुरा होने की वजह से लोग ऐनी शाहिदीन बन गए। जो खतूत जमीन पर पड़े थे वो भी लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस के हवाले कर दिए। मेरे भाई पर अरशद के कत्ल का केस चला। उन्हें उम्र कैद हो गई। अगर ये खतूत पुलिस के हाथों तक ना पहुंचते तो शायद उम्र कैद की बजाय सजाए मौत हो जाती। वक्त बुरा हो के भला गुजर ही जाता है। जिस दिन भाई की सजाए उम्र कैद खत्म हुई वो छूट कर आए थे। 70 बरस के बूढ़े बाबा लग रहे थे। उस दिन मैं और बाजी फूट फूट कर रोई थी कि जिस भाई के सर पर सेहरा सजाने की आरजू थी उनको हालात ने कातिल बनाकर बुढ़ापे की दहलीज की तरफ धकेल दिया था, और ऐसा फायजा की दोस्ती की वजह से हुआ था। ऐ काश मैं उसे दोस्त न बनाती। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे आशिक की कहानी जिसने एक हवा की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद भी मौत के मुंह में चला गया। मैं यहाँ तमाम लड़कों से यह गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपनी मोहब्बत के चक्कर में किसी के हंसते बसते घर को ना उजाड़े, वरना अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। नतीजे में एक या दो लोगों की नहीं बल्कि 2 खानदानों की जिंदगी तबाह हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।